बता चुके हैं कल आवश्यकता आवश्यकता और स्थल मार्ग बाधित हो गया, जाने आने का रास्ता रुक गया, व्यापार के लिए निकले तो कुछ खोज लिए। अब क्या था, कोलंबस इंडिया ढूंढने निकला था, अमेरिका पहुंच गया। बहुत टाइम तक तो उसको लगा कि अमेरिका यही इंडिया। वहां के लोगों को उसने क्या दिया है, दे आर रेड इंडियंस। दिखने में इंडियन की तरह लग रहे थे, लेकिन थोड़े लाल टमाटर टाइप लोग थे, तो नाम ही रख दिया, दे आर रेड इंडियंस। वहां के लोगों को, मूल निवासियों को उसी ने बोल दिया। उसको लगा इंडिया पहुंच गया, बहुत दिन तक तो उसी उस पे था। बाद में उसको पता चला नहीं, कुछ और नया ढूंढ लिया। ठीक है, जैसे 1828 में एक वैज्ञानिक थे, वो होलर, कुछ रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च करने के दौरान उन्होंने यूरिया खोज कर ली। यूरिया क्या है, एक नाइट्रोजनी उर्वरक है और मानव निर्मित प्रथम उर्वरक की संज्ञा दी जाती है। उसके पहले तक क्या कंसेप्ट था, एक वैज्ञानिक थे बर्जीलियस, उनकी परिकल्पना थी कि मानव किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रयोगशाला में नहीं बना सकता है। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन मेन एलिमेंट हो उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, कार्बनिक रसायन। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के पीछे कोई ना कोई दैवीय शक्ति होती है जिससे वो आपस में अटैच होते हैं। इंसान के बस की बात नहीं है। बर्जीलियस साइंटिस्ट थे, बनाना चाहे होंगे, 2, 4, 10, 20, 50 प्रयास किए होंगे, नहीं बना होगा, तो उन्होंने ये हाइपोथेसिस कर दी। तो वो उन्होंने क्या किया, कर रहे थे कुछ, बन गया अमोनिया। तो फिर ये पता चला कि मानव द्वारा प्रयोगशाला में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जा सकता है। इसी वजह से यूरिया को मानव निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक कहा जाता है, जो एक नाइट्रोजनी उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज नहीं 46%, 46% उसमें नाइट्रोजन मौजूद होता है। ठीक, तो कहने का मतलब कोलंबस ढूंढने निकले थे इंडिया, पहुंच गए कहाँ, अमेरिका। बहुत दिन तक वो इस मुगारते में ही जिए कि हमने इंडिया ढूंढ दिया। वहाँ के लोगों को भी इंडियंस बोल दिया, बोले लाल रंग के थे इसलिए रेड इंडियंस के नाम से जाने गए। बाद में पता चला नहीं, तुम कुछ और ढूंढे हो, इंडिया तो दूसरी दिशा ही तुम दूसरे हो, भाई इधर है। हम लोग के किस साइड में, अगर ऐसे कहो मैप में तो हम लोग के होगा पश्चिम साइड में, इधर से कहो दे तो पश्चिम साइड में मौजूद है। तो वो दूसरा ही कोई देखिए, हेडिंग डाले हैं, भौगोलिक खोजें, उसमें देखिए तुर्की साम्राज्य के कारण या अधिकार के कारण यूरोप का स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गया। अवरुद्ध हो गया, यूरोप का स्थल मार्ग, व्यापारिक स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गया और यूरोपियों को समुद्री मार्ग की आवश्यकता हुई। कल बताए थे, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो उसी टाइम में कंपास का आविष्कार हो गया, तो लोग थोड़ा दूर दूर तक जाने लगे। अब जहाज तो उनके पास छोटे थे, तो कहे छोटे जहाज से ज्यादा दूर जाएंगे तो सामान ले नहीं जा पाएंगे, भाई रसद पानी तो लेके जाना है ना। तो फिर क्या बनने लगे, बड़े जहाज बनने लगे। जब बड़े जहाज बना लिए तो सोचे कि थोड़ा दूर तक टहला। जब दूर तक टहलने लगे तो उधर अमेरिका ढूंढ दिया, फिर उसको इधर अफ्रीका का निचला हिस्सा, क्या नाम बताए थे, आशा का अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप ढूंढ दिया। फिर वहां तक पहुंचे वास्को डी गामा, पीछे अब्दुल मनीक के पीछे पीछे कहाँ पहुंच गए, कालीकट पहुंच गए। तो भारत में आने के समुद्री मार्ग की खोज की गई। बहुत समय तक कहता रह गया कि भारत की खोज हुई, भारत की खोज हुई। अरे भारत थोड़ी खोजा, भारत के समुद्री मार्ग। लिखिए, कंपास की खोज हुई, उसी में लिख लेना है। पानी के बड़े जहाज बनाए जाने लगे। ABC करके लिख लेंगे, सब एकदम लाइन से बोल रहे हैं।
1488 में बार्थोलोम्यू डियाज ने बार्थोलोम्यू बार्थोलोम्यू डियाज ने अफ्रीका के आखिरी या दक्षिणी कोर की खोज की। नाम लिख लो उसको नाम दिया गया आशा का अंतरिक्ष, केप ऑफ गुड होप। आशा का अंतरिक्ष, केप ऑफ गुड होप, अंतरिक्ष, केप ऑफ गुड होप। बी पॉइंट पे लिख लो 1492 में 1492 में कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की। सी पॉइंट पे लिख लेंगे 1498 में वास्को दी गामा केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा। केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा और वहां से गुजराती व्यापारी अब्दुल मनी के मार्गदर्शन में केरल के कालीकट के तट पर पहुंच गया। केरल के कालीकट के तट पर पहुंच गया। जमोरिन नाम के राजा ने इसका वहां पर स्वागत किया। वहां का राजा था केरल का जमोरिन। इंडियन किसी बुक में ये नाम नहीं मिलता है। अब पुर्तगाली आए, हम इंडियंस भी जो है साउथ वाले लोगों का नाम सही से नहीं प्रोनाउंस कर सकते, तो पुर्तगाल से आया व्यक्ति सही से कैसे प्रोनाउंस कर सकता है? तो कुछ रहा होगा नाम, उसने क्या कह दिया, जमोरिन। तो इंडियन बुक्स में वो नाम नहीं मिलता है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वहां का राजा कौन था, तो जमोरिन। तो कहने का मतलब इतिहास में केरल साइड में कोई जमोरिन नाम के राजा का नाम नहीं मिलता है। उन लोगों ने कुछ अपने बुक में उसका मेंशन कर दिया था, कोई स्वागत किया होगा, उसको उन लोगों ने अपने हिसाब से जमोरिन नाम दिया। नेक्स्ट हेडिंग है प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस यूरोपियों ने कागज निर्माण की कला, कागज बनाने की कला धर्म युद्ध के दौरान सीखी और जर्मनी के जॉन गुटेनबर्ग द्वारा, जर्मनी के जॉन गुटेनबर्ग द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई। गुटेनबर्ग द्वारा प्रिंटिंग प्रेस, छापे खाना, छपाई खाना, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई। इससे क्या हो गया बता ही चुके, जिसके परिणाम स्वरूप सस्ती दर पर बड़ी मात्रा में पुस्तकें
छापी जाने लगी, जिससे लोगों को धर्म का ज्ञान हुआ, उनका अंधविश्वास समाप्त हुआ और चर्च के प्रति उनकी सोच क्या हुई? परिवर्तित हुई, चेंज हुई, जाने असलियत जाने। उसके बाद चर्च के प्रति उनकी सोच में परिवर्तन हुआ। नेक्स्ट हेडिंग है शिक्षा एवं साहित्य का विकास। बुक्स होने लगी तो लोग एजुकेट होने लगे, लोगों के मन में क्या होने लगी? रुचि जागने लगी। पहले के टाइम पे जो बुक्स हुआ करती थी वो इक्का दुक्का लैंग्वेज में होती थी, कहने का मतलब लैटिन भाषा में होती थी, जिसको सभी लोग पढ़ पाना पॉसिबल नहीं होता था। नॉर्मल टंग या अंग्रेजी भाषा में, फ्रेंच भाषा में बुक्स होती ही नहीं थी, सब पांडुलिपि होती थी, और भी लैटिन भाषा में तो सब लोग उसको पढ़ नहीं सकते थे। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, लोकल लैंग्वेजेस में जब बुकें क्या होने लगी, छपनी शुरू हो गई, तो लोगों का शिक्षा या साहित्य के प्रति क्या हो गया, जो प्यार था या जो लगाव था वो बढ़ने लगा। अब भाई आपके पास कोई बुक रखी हुई है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी एकदम वर्ल्ड फेमस बुक है, फ्रांसीसी भाषा में रखी हुई, बहुत बेस्ट बुक है, क्या करोगे? और वही बुक अगर आपको कह दिया जाए कि ये बुक का वर्जन हिंदी में रखा है, तो आपका मन करेगा अरे बड़ी बेस्ट बुक बोला गया, जरा पढ़ लिया, देख लिया जाए उसमें क्या। तो लैटिन भाषा में पहले के टाइम पे साहित्य या बुक्स या किताबें हुआ करती थी, वो भी गिनी चुनी, लोगों के पास नहीं होती थी, और ऊपर से काला अक्षर भैंस बराबर था उस बुक का। फिर क्या हुआ, लोकल भाषाओं में जब बुक छपने लगी तो लोगों का शिक्षा और साहित्य पर इंटरेस्ट लिख। इस दौर में यूरोप में अनेक विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, अनेक साहित्यकारों ने लैटिन एवं यूनानी ग्रंथों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया, जिससे लोगों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ने लगी। नेक्स्ट हेडिंग है प्रगतिशील लोगों का योगदान। प्रगतिशील लोगों का योगदान कहने का मतलब है जो सोच रहे थे कि पैसा तो हमारे पास आ गया है, हम इससे अपना तो डेवलपमेंट करें ही और भी लोगों की भलाई करें, उनको भी हेल्प करें। उस समय ऐसी विचारधाराएं भी आने लगी कि अपने ही खाली कमा के रख नहीं लेना है, जिसके पास जो हुनर है उसको बढ़ावा देने के लिए हम प्रयास करें। अब वो राजा की ओर से भी काम होने लगा, धनाढ्य या पूंजीपति लोगों के ओर से भी ये काम होने लगा। तो वही बताया ना, चौतरफा काम जब होगा तभी क्या होगा, एक ज्यादा विकास होगा। ठीक, देख लीजिए, राजा पूंजीपति लोगों के द्वारा
कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया गया। जिससे वो आजीविका की चिंता से मुक्त होकर, जिससे वो आजीविका की चिंता से मुक्त होकर अपने हुनर, काबिलियत को बेहतर बनाने में लग गए, अपने हुनर को बेहतर बनाने में लग गए। ये सारा जो हम लोगों ने हेडिंग डाल के कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे, वो सब क्या है? पुनर्जागरण होने के लिए ये सारे पॉइंट्स जिम्मेदार हैं। कोई अकेला पॉइंट, कई पॉइंट आपस में क्या है? मिक्स है, रिलेटेड। ठीक, अब हेडिंग डालेंगे पुनर्जागरण की विशेषता। पहला, मानवतावाद। पहला, मानवतावाद। देखिए, बता चुके हैं पुनर्जागरण के दौरान मानवतावाद की विचारधारा आई, जिसका तात्पर्य है कि दैवी एवं पारलौकिक के स्थान पर इसके स्थान पर क्या? दैवी की जगह मानवीय, पारलौकिक की जगह इहलौकिक। देखिए, दैवीय एवं पारलौकिक के स्थान पर मानवीय एवं इहलौकिक, इस लोक वाली चीज इहलौकिक को गौरवान्वित किया जाए। मानव के भीतर, लाइन चेंज करके लिख सकते हैं इसको, लिखना उसी हेडिंग में है। मानव के भीतर सृजन शक्ति है, कुछ चीज बनाने की क्षमता है। मानव के भीतर सृजन शक्ति है जो धर्म के कारण निखर नहीं पा रही थी, दबा हुआ था। समझना, नेक्स्ट लाइन में इसी लिखना है, मानव एक ऐसा प्राणी है जो अपनी चिंतन शक्ति एवं बुद्धि के कारण समस्त प्राणियों से श्रेष्ठ है। चिंतन शक्ति और बुद्धि के कारण समस्त प्राणियों से श्रेष्ठ है। ये लाइन ऐसी है, बताने की कोई जरूरत है नहीं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो इंसान के पहले से थे, खत्म भी हो गए। बहुत सारे इंसान दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, डेवलप या तरक्की या बहुत नई नई चीज, नई नई खोज करता जा रहा है। जानवर पहले भी क्या होता था, उठते थे, खाते पीते थे, दैनिक क्रियाकलाप करते थे, सो जाते, फिर अगले दिन यही प्रोसेस। लेकिन इंसान बहुत सारे काम करता है, सबको मालूम है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि जितने भी जीव जंतु हैं उसमें वो सबसे श्रेष्ठ है। नेक्स्ट हेडिंग है
धर्मनिरपेक्षता। ये क्या मतलब हो गया? सभी धर्म समान रूप से, वो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होता है। यहाँ धर्मनिरपेक्षता थोड़ा सा चेंज हो, यहाँ पे जो है राजनीति और धर्म को दोनों को मतलब एक दूसरे में हस्तक्षेप ना करने का पूंजी का जो विकेंद्रण हुआ सर, धर्म से दूरी हो रही थी। लोग चिढ़ गए थे कि धर्म ही सब कुछ नहीं है, अर्थ भी कुछ है। ठीक है, तो धर्म से क्या हो रही थी, एक उनकी दूरी बनना शुरू हो गई थी। हम लोग अभी यहाँ पे जब संविधान पढ़ते हैं तो धर्मनिरपेक्ष मतलब पूरे देश भारत सरकार का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म उसके लिए एक बराबर है। लेकिन यहाँ धर्मनिरपेक्षता का मतलब जो ईसाई धर्म है उससे अब क्या हो रही है, लोगों की थोड़ी सी दूरियां बढ़ रही है। ये मतलब हो गया यहाँ के धर्मनिरपेक्षता। थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिए। इसका तात्पर्य है लोगों के जीवन में धर्म का नियंत्रण कम होना, धर्म का नियंत्रण कम होना, और बाकी चीजों को भी महत्व देना। उसको एक एग्जाम्पल से जानिए। धर्म में ये कहा जाता था, ईसाई धर्म में, कि अगर आप सूदखोरी कर रहे हैं, सूदखोरी मतलब सूदी पे पैसा अपना चला रहे हैं, किसी को जरूरत है, आपने पैसा दिया, उससे आपने पैसा लिए, जो बैंक करते हैं, आपको आपसे पैसा, आपने उससे पैसा लिया प्लस उसके बदले में ब्याज भी दिया, उसको सूदी या सूदखोरी कहा जाता है। तो ईसाई धर्म में कहा गया कि ये गलत। लेकिन जो व्यापारी वर्ग है, अगर उसके पास पैसा है और वो कह रहा है कि तुम्हें जरूरत है, ले जाओ, 10 रुपए ले जाओ, लेकिन दोगे हमको 11 रुपए, तो वो क्या माना गया, व्यापारी के हिसाब से उसका पैसा क्या होना चाहिए, ग्रो होना चाहिए। भाई उसको नहीं देगा, अपने सामान में लगाएगा तो उसका पैसा वहां ग्रो होगा। तो व्यापारी के हिसाब से वो क्या था, सूदखोरी ठीक थी। तो कहने का ये मतलब है, धर्म से अब उनकी दूरी बन रही थी। धर्म में जो जो थ्योरी बताई गई थी, जरूरी नहीं है कि हम उसको अपना लें। प्रैक्टिकलिटी में क्या सही है, मान लो उसको हम 10 रुपए दे रहे थे, वो उसको 10 रुपए नहीं देते, अपने व्यापार में लगाते, फायदा होता है, तो वो उसकी जरूरत भी पूरी हो जाएगी और हमको भी क्या हो जाएगा, 1 रुपए का फायदा हो जाएगा। तो सूदखोरी नाम की जो चीज थी वो उस समय जो क्या था, मना था उस पर। लेकिन व्यापारी वर्ग, पूंजीपति वर्ग ने कहा कि नहीं ये ठीक है, तो उससे क्या होने लगी, दूरी बनने लगी। हाँ, विचारों में भेदभाव कह लो या धर्म के प्रति क्या होने लगी, एक अलग अपना कंसेप्ट विकसित होने लगा। सब धर्म ही नहीं है, धर्म से अलग है। लेकिन इस समय तो उल्टा ही हो रहा है। हर 3 में एक आदमी जो है संगम में डुबकी लगा रहा है। 50 करोड़ हो गया है तो 140 करोड़ आबादी है, हर 3 में एक आदमी नहा लिया। अरे कितने विदेशी आए होंगे ना, 1 करोड़ मान लो, हमको नहीं आंकड़ा यार, 1 करोड़ आए, 50 करोड़ डुबकी लगा लिए, 150 करोड़ इंडिया की आबादी है, तो 3 में से एक आदमी तो लगा लिया ना डुबकी। माने जा रहे हैं, धर्म को माने जा रहे हैं, रोड पे भीड़ लगाए हुए हैं, जाम लगाए हुए हैं, डूब रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, भगदड़ बच रही है, क्राइसिस हो रहा है, क्या चलिए क्या लिखे, धर्मनिरपेक्षता। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी व्यक्तिवादी सिद्धांत या व्यक्तिवाद। बताए थे दोनों मिलता जुलता है। हाँ, इसका तात्पर्य है व्यक्ति एक विवेक सम्मत प्राणी है, विवेकशील प्राणी है, जो स्वयं फैसले ले सकता है, उसके फैसले उसके गुणों पर निर्भर करते हैं। मतलब सही भी ले सकते हैं,
उसके फैसले उसके गुणों पर निर्भर थे। नेक्स्ट, मध्यम वर्गीय चेतना का उद्भव। हाँ, हेडिंग चेतना का उद्भव। इटली में आर्थिक समृद्धि होने से धनाढ्य वर्ग, इटली में आर्थिक समृद्धि होने से धनाढ्य वर्ग, धनाढ्य पैसे वाला, पूंजीपति भी कह सकते, धनाढ्य वर्ग, कलाकार, वकील इत्यादि नए मध्यम वर्ग का विकास हुआ, जो सामंती व्यवस्था से अलग था। आर्थिक प्रभाव, नव जागरण का आर्थिक क्या प्रभाव पड़ा? व्यापार होने लगा, लेकिन आर्थिक प्रभाव, व्यापार होने लगा, धर्म के स्थान पर अर्थ को महत्व दिया जाने लगा। धर्म के स्थान पर अर्थ, इकोनॉमी, पैसे को महत्व दिया जाने लगा। कच्चे माल एवं बाजार की तलाश शुरू हुई। उत्पादन में वृद्धि हुई। पूंजीपति वर्ग बने। मजदूर वर्ग का उद्भव हुआ, जिसे सर्वहारा वर्ग भी कहते हैं। मजदूरों को सर्वहारा वर्ग भी कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है राजनीति पर प्रभाव। सामंतवाद का पतन हुआ और बता चुके हैं राष्ट्रवादी या राष्ट्रवाद की विचारधारा मजबूत हुई। राष्ट्रवादी विचारधारा मजबूत हुई। सामाजिक प्रभाव, नेक्स्ट हेडिंग। विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग कौन था? सामंत थे, पादरी थे, ये लोग विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे। इन पर लोगों की आस्था कम होने लगी।
और लोग अपने सम्मान की बात करने लगे, इक्वालिटी की बात होने लगी। आगे ये इक्वालिटी वाला कंसेप्ट आएगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में। और लोग अपने सम्मान की बात करने लगे। विशेष अधिकार मत दो, लेकिन हमें भी जो है इम्पोर्टेंस दो। ये धीरे धीरे कंसेप्ट आया फ्रेंच रेवोल्यूशन में। ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। जो हम लोग कंसेप्ट सुनते हैं ना, समानता और एकता, बंधुत्व, ये सब कंसेप्ट के बल पर क्या हुआ था, आगे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। लेकिन अचानक नहीं ना हुआ, ये कंसेप्ट धीरे धीरे पुनर्जागरण की देन। धार्मिक प्रभाव में क्या हुआ? चर्च की मोनोपोली, एकाधिकार समाप्त होने लगा। चर्च की मोनोपोली, एकाधिकार समाप्त होने लगा। मोनोपोली इंग्लिश वर्ड है, हिंदी लिख लो, एकाधिकार समाप्त होने लगा। ईसाई धर्म में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक ईसाई धर्म में ही आदमी के लिख रहा है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट वर्गों के बीच संघर्ष होने लगे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सांस्कृतिक प्रभाव। स्थापत्य कला, सांस्कृतिक में मिला के लिखेंगे। स्थापत्य कला मतलब बिल्डिंग्स बनने लगी, बहुत हाई मीनार, ऊंचे गुंबद वाली, पिलर्स वाली, बहुत हाई बिल्डिंग बनना शुरू हो गई। स्थापत्य कला का विकास हुआ। ऊंची मीनारों वाली इमारतें बनने लगी। यूरोप में, पुराने यूरोप का आप कभी टीवी पे ऐसे देखोगे तो बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग, मीनार देखने को मिलेगी। ऊंची मीनार या इमारतें बनने लगी, जिसे गोथिक शैली भी कहा जाता है। गोथिक शैली बड़ा फेमस है। गोथिक शैली, गोथिक शैली कहा जाता है। गोथिक, गौपरों में था, थोपे छोटी गोथिक शैली प्रसिद्ध हुई। एग्जाम्पल जान लो, मुंबई का जो रेलवे स्टेशन है, गए होगे, चेन्नई गए होगे, फोटो में जरूर देखे होगे। मुंबई का जो मेन स्टेशन है, जिसको मुंबई CST पहले BT कहते थे, वो जो जिस कंसेप्ट में बना है वो गोथिक शैली है। गोवा साइड में जो भी चर्च और आपको देखने को मिलते हैं वो सब गोथिक शैली के ही एग्जाम्पल बने। मूर्ति कला, उसी में लिखना है, सांस्कृतिक में नहीं लिखना है। मूर्ति कला का विकास हुआ। चित्रकला, इसका भी एग्जाम्पल बताते हैं। चित्रकला का विकास हुआ। बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, वो आपको लिखना भी रहेगा। लियोनार्डो द विंसी, उनकी 2 पेंटिंग बहुत फेमस है। एक मोनालिसा, उस पेंटिंग को आप देखोगे तो लगेगा हंस रही है। जिस मूड में आप देखोगे उसी मूड में लगेगा। देखोगे अगर रुआसा मुंह बना के रुआसा मुंह बना के देखोगे उसको तो लगेगा अभी पेंटिंग रो देगी। गुस्से में देखोगे उसको तो लगेगा कि पेंटिंग गुस्सा कर रही। दूसरी चीज, जिस भी एंगल से देखोगे लगेगा तुम ही देख रहे। तो एक ये पेंटिंग, एक और पेंटिंग बनाई थी उन्होंने, जिस पेंटिंग का नाम है द लास्ट सफर। द लास्ट सफर बताते हैं क्या है, कभी देखा होगा आपने। ईसा मसीह अपने 6-8 दोस्तों के साथ रात्रि का भोज कर रहे थे। सफर का मतलब होता है रात का अंतिम खाना, डिनर भी हम लोग कह सकते हैं, सफर बोला जाता है उसको। उसमें उन्होंने घोषणा कर दी कि तुम 8-10 लोगों में से एक होगा
जो कल मेरे मृत्यु का कारण बनेगा। तो सब चौंक गए, सबके चेहरे के भाव उस पेंटिंग में अलग अलग हैं, लेकिन ईसा मसीह के चेहरे का भाव क्या है? शांत भाव है। सब एक दूसरे को ऐसे ऐसे देख रहे हैं, अच्छा तुम गड़बड़ करोगे, तुम धोखेबाज हो, तुम धोखेबाज। तो उस पेंटिंग इतनी ब्यूटीफुल टाइप की पेंटिंग है। प्लस लियोनार्डो दा विंसी आज से 300-400 साल चल के हाँ डिस्चार्ज जाने दो, अल्लाह है, कोई बात नहीं। हाँ तो उनकी कई ऐसी पेंटिंग, उन्होंने आज से 300 साल पहले टैंक का फोटो बना दिया। टैंक अरे जो उस समय टैंक नहीं होता था, उन्होंने अपने ब्रेन से बना दिया कि भविष्य में लोग लड़ाइयाँ लड़ेंगे, टैंक होगा। उन्होंने हेलीकॉप्टर का फोटो बना दिया। हेलीकॉप्टर कब का? एरोप्लेन कब का? 1902 का। वो आज से 300 साल पहले हेलीकॉप्टर का फोटो बना दिया। उन्होंने ऐसे ब्रिज की तस्वीर बनाई जो सेना यूज करती है। कैसा ब्रिज? बिना किसी चीज को जोड़े 4, 6, 8 बांस ऐसे लगा दोगे और उस पर से आप नदी को, नहर को पार हो जाओ। दूसरा विरोधी आ रहा है, केवल एक बांस आप उसमें से मूव कर दो, मिल जाएगा। 4, 6, 8, 10 बांस को ऐसा 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 करके सजा के बना दिए और आप क्या कर गए? कुछ जोड़ना नहीं है उसमें, कोई उसमें कील नहीं ठोकनी है, कोई मसाला, गारा, सीमेंट नहीं करना है। ऐसा संयोजन जिससे आप पुल पार कर गए, सॉरी नदी पार कर गए। पीछे से आपका विरोधी आ रहा है, एक आपने लकड़ी हटा दी, खत्म। उस तरह का उसको कहा जाता है गतिशील पुल, उसकी फोटो उन्होंने बना दी जो आज सेना यूज करती है, लोग यूज करते हैं उसको। तो उनकी वो क्या था? दिमाग की उपज। ऐसे ही नहीं, लियोनार्डो दा विंसी को बहुत, तो ये उसी टाइम के क्या है, एक बहुत बड़े चित्रकार के रूप में। तो उनकी दो फेमस पेंटिंग जो आप जानते ही हैं, मोनालिसा और एक और मैंने बता दिया द लास्ट सफर। इसके अलावा उन्होंने टाइम की फोटो बना दी, हेलीकॉप्टर की फोटो बना दी, मूवेबल ब्रिज की फोटो बना दी, जो उस समय एग्जिस्ट करता ही नहीं था। क्या था वो? उनके दिमाग में था, उससे उन्होंने हेलीकॉप्टर, अगर आप देखोगे तो एक कीड़ा होता है, कीड़ा क्या है? टिड्डा टाइप का। टिड्डा दूसरा चीज होता है, टिड्डा उछलने वाला होता है। एक और होता है वो एकदम हेलीकॉप्टर की तरह होता है, नाम ड्रैगन फ्लाई नाम है, कुछ नाम है, हमको नाम नहीं याद आ रहा है। एकदम वो क्या होता है? हेलीकॉप्टर के ही शेप का होता है। हेलीकॉप्टर जहाँ एक जगह रुक सकता है हवा में, वैसे वो भी रुक जाता है, फिर उड़ भी जाता है। आगे मुंह उसका गोल सा होता है। हम लोग क्या, ड्रैगन फ्लाई नाम है, हम लोग बचपन में क्या करते थे? उसको पकड़ के उसकी पूंछ में धाग बांध के जो है लेक घूमते। तो वो एकदम सेम हेलीकॉप्टर के सेम था। तो हो सकता है उन्होंने वही देखा हो, मैं भी देखा हूँ, जो भी बात। टैंक की फोटो बना दी, तो अपने आप में कितने वो फेमस है। देख लीजिए चित्रकला का विकास। लियोनार्डो दा विंसी, नाम लिख लो, के द्वारा, लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा मोनालिसा, विश्व प्रसिद्ध वर्ड आगे लिख सकते हो, मोनालिसा, तथा द लास्ट सपर, सपर SUPPAR इंग्लिश में लिखते हैं, द लास्ट सपर, हाँ सपर, हिंदी में लिखोगे तो ऐसे सपर, सपर, इंग्लिश में लिखोगे तो SUPPAR, सपर नामक चित्र बनाया। 10-12 उनके फ्रेंड थे, सब एकदम एक दूसरे को भौचक्की नजरों से देखते हुए थे और वो शांत बैठे हुए थे। इस तरह की वो फोटो जाएगी। एक और हेडिंग लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन किया जाएगा, तब अगला टॉपिक पढ़ा जाएगा। पुनर्जागरण इटली में ही क्यों हुआ? ये हेडिंग, पुनर्जागरण इटली में ही क्यों? ज्यादातर चीजें हमने डिस्कस कर दी, बस लिख देना है इसको। लिखिए, कस्तुंतुनिया पर तुर्कियों के अधिकार के बाद
इटली शहर, सॉरी इटली देश शिक्षा ज्ञान व्यापार का, शिक्षा ज्ञान व्यापार का एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया। तथा वहां के प्रसिद्ध नगर बता भी चुके हैं, मिलान, वेनिस, फ्लोरेंस, नेपल्स, वहां के प्रसिद्ध नगर वेनिस, मिलान, फ्लोरेंस, 2-3 नाम लिख लो, पीछे लिखे हो। हाँ वही, जहां विद्वान मुक्त चिंतन करते थे। लाइन चेंज। इटली को प्राचीन रोमन साम्राज्य का उत्तराधिकारी भी समझा जाता है। प्राचीन रोमन साम्राज्य का उत्तराधिकारी भी समझा जाता है। इटली की जलवायु बता ही चुके, लोगों के जीवन निर्वहन के लिए अनुकूल थी। जीवन निर्वहन के लिए अनुकूल थी। इस कारण वहां सृजनात्मक कार्य अधिक हुए। वहां पर व्यापारियों का भी नगरों की राजनीति पर प्रभाव था। व्यापारी वर्ग भी पॉलिटी में पार्टिसिपेट करता था। व्यापारियों का नगरों की राजनीति पर इफेक्ट था, प्रभाव था। ये सारे कारण क्या हुए, जिम्मेदार हुए, जिसकी वजह से जो पुनर्जागरण की आग जली वो वहीं पर। चलिए हम क्वेश्चन बोलते हैं, आप बताएंगे कि उसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है। ध्यान से सुनिएगा। पुनर्जागरण संसार और मानव की खोज है। टिप्पणी कीजिए। क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे? पुनर्जागरण संसार एवं मानव की खोज है। पुनर्जागरण में जैसे नए नए रास्ते खोजेंगे, तो देश मिले, तो वहाँ के से नए नए विचार मिले, हर एक देशों में अलग अलग संसार खोजे गए, तमाम देशों की खोज हुई, और मानव की खोज है मतलब मानव का डेवलपमेंट हुआ ना। मानव धर्म के नाम पर अंधकार युग में क्या हुआ था, बिल्कुल दबी हुई अवस्था में था। तो व्यक्तिवादी कल्पना, मानववादी विचारधारा प्लस संस्कृति का विकास, ये सब मानव विकास हुआ। संसार का विकास करने का मतलब बहुत सारे ऐसी जगह जिनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, दुनिया से वो क्या थे, अछूते टाइप के थे, उनका भी क्या होने लगा, डेवलपमेंट होने लगा। पुनर्जागरण से संसार और मानव दोनों की क्या हुई, डेवलपमेंट हुई, खोज हुई। इसको आपको लिख के लाना है, अभी होमवर्क दे देंगे।
पुनर्जागरण संसार एवं मानव की खोज था। टिप्पणी कीजिए, लिख लीजिए, घर से लिख के लाइएगा। पुनर्जागरण संसार एवं मानव की खोज था, इस पर टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं? जिन तत्वों का वर्णन कीजिए जिनके कारण पुनर्जागरण का उदय हुआ। कर लोगे? स्ट्रेट क्वेश्चन है। आप क्या समझते हैं? उन तथ्यों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण पुनर्जागरण हुआ। तो सब अभी समझे, कर सकते हुए। यूरोप में सामंतवाद का पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। कर लोगे? यूरोप में सामंतवाद के पतन के कारणों पर चर्चा की। अच्छा क्वेश्चन है, यूरोपीय संस्कृति की पुनर्जागरण की विरासत का आकलन कीजिए। इसमें क्या लिखिएगा? यूरोपीय संस्कृति की पुनर्जागरण की विरासत का आकलन कीजिए। मतलब पुनर्जागरण ने क्या दिया यूरोप को, उसकी व्याख्या करता है। और चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो, सब क्या है? देन हुई ना वो। धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन आप बेसिक समझ गए हो, अभी इसको लिखवाए नहीं है, छोटा टॉपिक है, अभी लिख लिया जाएगा पाठ में। धर्म सुधार आंदोलन का क्या कारण था? अभी लिखवाएंगे इसको, लेकिन कल और आज में लगभग समझा चुके हैं इसको, बस हमने पॉइंटर में लिखा है। धर्म सुधार आंदोलन का क्या कारण है? जो बुराइयां व्याप्त थी, इनफॉलेबल, इंडल्जेंस, ये सब लिखवाए नहीं, लिखवा देंगे, समझा दी। इन वजहों से उनका वर्चस्व था, केवल धर्म ही धर्म था, लोगों की कोई व्यक्तिगत आजादी स्वतंत्रता नहीं थी। तो धर्म में सुधार, मार्टिन लूथर की भूमिका, अभी लिख लिया जाएगा। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में इसकी क्या भूमिका थी? बताइए। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में इसकी क्या भूमिका थी? व्यापार जब बढ़ने लगा सर, तो मध्यम वर्ग का कहीं विकास हुआ। मध्यम वर्ग का विकास होने के बाद में सर जो सामंतवाद थे, इसकी समाप्ति होने लगी। सामंतवाद ज्यादा वसूल ले रहे थे, तो उससे लोगों के मन में क्या हुई? अगेंस्ट होना शुरू हो गए। एक तो सामंतवाद उधर भिड़ गए थे, तो वो अपने आप धर्म युद्ध में भिड़ने के कारण क्या हो गए थे? डाउन हो गए थे। लेकिन अब इधर से वो क्या करना चाह रहे थे? ज्यादा कलेक्ट करना चाह रहे थे, तो लोगों में उनके प्रति एक अविश्वास, घृणा जागृत हो गई थी, जिस वजह से पूंजीपति डेवलप होने लगे और सामंतवादी व्यवस्था क्या होने लगी? ड्रॉप। इसमें भी मैटर कुछ लिखवाएंगे। यूरोप क्या था? धर्म, एक साथ है क्वेश्चन। धर्म सुधार आंदोलन का क्या कारण था? यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में इसकी क्या भूमिका? तो सामंतवाद डाउन हो रहा था, लोग मान रहे थे कि एक राष्ट्र हो, एक राजा हो, एक टैक्स सिस्टम हो, जिससे हमें क्या हो? ज्यादा टैक्स ना देना पड़े, बार बार रुकना ना पड़े, ताकि हमारा व्यापार आराम से चल सके। ठीक हो जाएगा। 3-4 क्वेश्चन जो दिए, छोटा ही छोटा पॉइंट बना के ही इसको आप कोशिश कीजिएगा। बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, मटेरियल है आपके पास, जितना लिखवाए उसी में से निकलेगा। एक क्वेश्चन लास्ट वाला नहीं निकलेगा, क्योंकि अभी
मार्टिन लूथर या उनके बारे में और बतलाना है, वो अब हेडिंग डाल देते हैं। हेडिंग डाल दीजिए। अब छोटी हेडिंग है, ये बड़ी हेडिंग थी पुनर्जागरण। धर्म सुधार, ये छोटी हेडिंग, जैसे पुनर्जागरण था, धर्म सुधार। किस धर्म में सुधार? ईसाई से। लिखिए, ईसाई धर्म में मुख्य सिद्धांत बाइबल की शिक्षाओं से लिया गया। बाइबल की शिक्षाओं से लिया गया, जो करुणा, सेवा और विश्वास पर आधारित था। ईसाई धर्म में सर्वोच्च पोप होते हैं। उनके नीचे क्रम लिखवा दे रहे हैं, कार्डिनल, उनके नीचे आर्क बिशप, क्रम है, पोप, कार्डिनल, आर्क बिशप, बिशप और फिर पादरी। और पादरी, ठीक। पुनर्जागरण के समय के पहले तक चर्च पर सिर्फ कैथोलिक का नियंत्रण था। प्रोटेस्टेंट आए नहीं तो बाद में पैदा हुए। पुनर्जागरण के पहले चर्च पर सिर्फ कैथोलिक का नियंत्रण था। अर्थात ईसाई धर्म का पूर्णतः प्रभुत्व था या वर्चस्व था। चर्च में मौजूद अधिकारी मतलब यही सब जो लिख दिया गया, पादरी, बिशप, आर्क बिशप, भ्रष्टाचार में संलिप्त थे। मतलब लोगों से कहते थे सादा जीवन जियो, अपने महंगी गाड़ी घूमते थे समझाने के लिए। लोगों से कहते थे सादा खाओ, अपने पकवान खाते थे। लोगों से कहते थे शराब न सेवन करो, अपने शराब का सेवन करते थे। लोगों से कहते थे विलासिता की वस्तुओं से दूर रहो, अपने विलासिता की वस्तुओं का उपभोग करते थे। मतलब जो लोगों को शिक्षा देते थे वही काम वो नहीं करते थे, तो जाहिर सी बात है वो भ्रष्ट हो चुके थे समय के साथ साथ। क्या लिखे? चर्च के अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, वो हर तरह से हो गया। नेक्स्ट लाइन हेडिंग डालेंगे, धर्म सुधार का कारण। क्यों धर्म में सुधार की जरूरत पड़ी? पहला, इनफॉलिबल पोप, पहली हेडिंग, इनफॉलिबल पोप बता ही चुके हैं। इसका तात्पर्य है पोप कभी गलती नहीं कर सकते,
इसका मतलब है, इस वर्ड का ये मतलब है कि पोप कभी गलती नहीं कर सकते, उनके द्वारा कही गई सभी बातें सदैव सत्य होंगी, उसका विरोध करने पर दंड मिलेगा। नेक्स्ट सेकेंड हेडिंग पे लिखेंगे इनडल्जेंस की बिक्री। पात्र जो बताया था कल मैंने, इनडल्जेंस की बिक्री। ईसाई धर्म में कन्फेशन, गलती मान ले, कन्फेशन की परंपरा है, परंतु चर्च द्वारा महंगे दर पर इंडल्जेंस पात्र की बिक्री की गई। जिससे लोगों के पाप नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। चर्च, नेक्स्ट हेडिंग है चर्च का राजनीति में हस्तक्षेप। मतलब चर्च ने राजनीति या राज व्यवस्था में भी हस्तक्षेप करने लगे, इस वजह से अपने अनुसार शासन चलाने लगेंगे तो उससे भी क्या होने लगी, प्रॉब्लम होने लगी। इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में हेडिंग डालेंगे मार्टिन लूथर की भूमिका। उनका टेन्योर लिख लीजिए, 1483 से 1546, 1483 से 1546, 1483 से 1546। मार्टिन लूथर धर्मशास्त्र के अध्यापक थे, प्रोफेसर थे, बेसिकली एक यूनिवर्सिटी थी वहां की, विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी, वहां के प्रोफेसर थे, जिन्होंने पोप चर्च में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और चर्च के दीवारों पर 95 प्रश्न लिखकर टांग दिए। तथा उनके अनुयायी प्रोटेस्टेंट कहलाए। मार्टिन लूथर का बाइबिल में विश्वास था,
मतलब मेन ग्रंथ में तो विश्वास था, परंतु पोप एवं चर्च से विश्वास उठ गया था। पोप एवं चर्च से विश्वास उठ गया था। से उठ गया था, विश्वास उठ गया था, जिसके परिणाम स्वरूप कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच तीस वर्षीय युद्ध हुआ। 30 1618 से 1648। 1618 से 1648। यह युद्ध वेस्टफीलिया की संधि से समाप्त हुआ। वेस्टफीलिया की संधि से समाप्त हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप चर्च में अधिकारियों की संख्या आधे कैथोलिक और आधे प्रोटेस्टेंट की होने लगी। या दो चर्च बनाए जाने लगे। तथा इसके बाद ईसाई धर्म में भी सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई। उसको इंडिया से भी समझते हैं थोड़ा। इंडिया में मध्यकाल में एक आंदोलन हुआ धर्म वाला, उसको कहा जाता है धार्मिक सुधार आंदोलन। भक्ति आंदोलन ज्यादा अच्छा नाम है। भक्ति आंदोलन क्या था? अलग अलग धर्मों के आ जाने से इंडिया में कौन सा धर्म आ गया? इस्लाम धर्म आ गया, जिससे इंडिया का जो धर्म था उसमें लोगों ने क्या किया? सुधार की गुंजाइश की, और उसी को इतिहास में हम भक्ति काल कहते हैं। नई नई विचारधाराएं आई, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, एकेश्वरवाद की स्थापना, मूर्ति पूजा का खंडन, इस तरह के नए नए कंसेप्ट आए। मतलब हिंदू जो धर्म था उसमें इस्लाम धर्म की चुनौतियों की वजह से क्या हुआ? नए कंसेप्ट सामने आ गए। उसी को इतिहास में क्या कहा जाता है? भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। यही इसी तरह का चीज एंशिएंट में भी है। जब उत्तर वैदिक काल आया तो कर्मकांड बढ़ गए, उसके अगेंस्ट में क्या खड़े हो गए? हिंदू धर्म के अगेंस्ट में बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इस तरह के धर्म सामने आ गए थे। तो कहने का ये मतलब है कि ईसाई धर्म में जब गड़बड़ी हुई तो उसी में से क्या हुआ? अलग हो गया। कैथोलिक अलग हो गया, हिंदू धर्म से क्या अलग हो गया? बौद्ध अलग हो गए, जैन अलग हो गए। मध्यकाल में जाओगे तो सिख अलग हो गए। ठीक है, तो अलग अलग टाइम में अलग अलग क्या हुआ? धर्मों में जब कमी आने लगी तो या तो क्या हो गया? उस धर्म की कई सारी ब्रांचेस बन गई, या उसी में क्या होने लगा? सुधार होने लगा। भाई जो लोग एकदम अगेंस्ट हो जाते, जैसे आपने वो पढ़ा होगा इतिहास में, 1922 में जब असहयोग आंदोलन खत्म हो गया, ड्रॉप कर दिया गांधी जी ने, तब दो विचारधाराएं आ गई, परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी। जो गांधी जी से एग्री थे वो अपरिवर्तनवादी कहलाए, जो कहे नहीं गांधी जी जो है अब काम करने लायक नहीं है, उनकी
विचारधारा ठीक नहीं है तो क्या कहलाए, परिवर्तनवादी। 1930 में अखिल भारतीय स्वराज्य पार्टी की स्थापना हो गई। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में इस पार्टी की स्थापना की गई। तो कहने का ये मतलब है कि ईसाई धर्म में भी सुधार हुआ और प्लस वो दो अलग ब्रांचों में बट गया। पुराना वाला ब्रांच ओल्ड टेस्टामेंट को मानता है और नया वाला ब्रांच न्यू टेस्टामेंट को मानता है। और पुराना वाला जो ब्रांच है वो कैथोलिक कहलाया और उसके अगेंस्ट में क्या कहलाया, प्रोटेस्टेंट या प्रोटेस्ट या उनके अगेंस्ट। अब इस पर जो है मिला के देखते हैं, कोई क्वेश्चन है क्या। मिला के एक क्वेश्चन था, प्रबोधन वाला अभी टॉपिक पढ़े नहीं है लेकिन आगे आएगा, प्रबोधन छोड़ देते हैं। इटली में पुनर्जागरण का उद्भव का कारण बतलाइए। अभी लास्ट में लिखवाई दिए, सेकंड लास्ट टॉपिक में लिखवाए हैं। वर्षीय युद्ध में अंततः यूरोप को आधुनिक राज्य पद्धति विकसित हुई, इससे आप क्या समझते हैं, बताओ। 30 वर्षीय जो युद्ध हुआ उससे यूरोप में नई राज्य पद्धति विकसित हुई, उससे आप क्या समझते हैं, कोशिश कीजिए बताने की। वेस्ट फिलिसिया को समाप्त कर दिया गया था। नहीं, वेस्ट फिलिसिया की तो संधि, तो संधि है। धर्म राजनीति पर हावी हो रहा था, इसमें क्या हो गया, धर्म पर, ईसाई धर्म पर लगाम लग गई। अब वो राजनीति में शामिल होना बंद कर दिए। अब राज खुद से स्वतंत्र चिंतन करके अपने विकास के लिए, भौगोलिक खोजों के लिए, फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए, पूंजीपतियों को सुविधा देने के लिए काम करना शुरू कर दिया। तो ये जो लड़ाई लड़ी गई उससे क्या हो गया, कैथोलिक का जो वर्चस्व बन गया था वो क्या हो गया, हर क्षेत्र में वही माने जाने लगे, राज्य में भी माने जाने लगे। उनके राज की जो सत्ता है वो क्या हो गई, लिमिट लग गई कि तुम धर्म में ही रहो, राज में मत जाओ। तो फिर राजा अच्छे से शासन करने लगे, व्यापारी वर्ग के लिए अच्छी योजनाएं बनाने लगे। मैं भी बताया भी कि ये जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, उन्होंने अधिकार दे दिया, जाओ व्यापार करो। व्यापारी जो वहाँ पर थे उनसे प्रॉपर टैक्स वसूला जाने लगा, उनको सुविधाएं दी जाने लगी, नगरों का निर्माण होने लगा, नगर बनने लगे तो फिर उसकी सुविधाओं की व्यवस्था की जाने लगी। तो एक नए तरह का नगरीय राजतंत्र का उद्भव हुआ। उसके पहले क्या था, ग्रामीण परिवेश में लोग रहते थे, नगरीय जीवन की शुरुआत होना शुरू हुई, वहाँ शहर बनने लगे। ये ध्यान से सुनिएगा। पुनर्जागरण कालीन विद्वानों ने अंडे दिए थे। इसके बाद में धर्म सुधार आंदोलन के जनक मार्टिन लूथर ने उन्हें सेया था। क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में 2006 में पूछा गया सवाल। उन लोगों ने विचार दिया था, सोच दिया था, उसके बाद इन्होंने फॉलो करवाया था। पुनर्जागरण का कंसेप्ट दिया गया बहुत तरीके से, सब है आपके पास। उस कंसेप्ट को और इनरिच किसने किया, मार्टिन लूथर किंग ने। तो कहने का मतलब पुनर्जागरण में क्या था, इस अंधकार युग, ईसाई धर्म में अंधकार युग से क्या होना, बाहर होना। तो एक कंसेप्ट दे दिया, लेकिन बाहर कैसे होना है, ईसाई धर्म से अलग कैसे, 95 कौन से सवाल होंगे। तो ये सब क्या हुआ, उसको सेया था, मतलब उसको और इनरिच किया किसने, मार्टिन लूथर ने। धर्म में उन्होंने, भाई पुनर्जागरण मतलब अंधकार से बाहर निकलना, लेकिन कैसे निकलना है, क्या करना है, जो गलत हो रहा है
उसको कैसे ठीक करना है वो किसने काम किया? मार्टिन लूथर ने काम किया, इसीलिए उनको कहा जाता है उन्होंने उसको सेया। ठीक, उसको कैसे लिखोगे? क्वेश्चन फिर से बोलो। पुनर्जागरण कालीन विद्वानों ने अंडे दिए। अंडे दिए मतलब पुनर्जागरण का कंसेप्ट दिया, होना चाहिए पुनर्जागरण, अंडे दिए थे। उसके बाद धर्म सुधार आंदोलन के जनक मार्टिन लूथर ने उसे सेया था। उसके बाद धर्म सुधार आंदोलन के जनक मार्टिन लूथर ने उसे सेया था। इसको आप बिना वर्ल्ड हिस्ट्री के जरा इस सवाल को समझाएंगे। मुर्गी ने अंडा दिया, उसको अगर सेया नहीं जाए तो फिर क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। अंडा देने का जो प्रोसेस या जो काम हुआ वो क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो कहने का मतलब उस समय जो कंसेप्ट आया कि जो अंधकार है उससे हमें क्या करना है? ऐसे ऐसे बाहर निकलना है। लेकिन बाहर कैसे निकलेंगे? मेन तो जो धर्म की बेड़ी थी उसको किसने तोड़ा? मार्टिन लूथर नहीं तोड़ा। आसान नहीं था। पहले के टाइम पे चर्च के खिलाफ कोई कुछ बोल देता था तो उसको तुरंत जेल डाल दिया जाता था, मार तक दिया जाता था उसको। मतलब धर्म के अगेंस्ट में कोई कुछ बोल ही नहीं सकता था, इसीलिए उसको नाम दिया गया ना अंधकारी। तो मार्टिन लूथर उसके अगेंस्ट में एकदम खड़े हो गए, तब तो उसका क्या हुआ? कुछ फल निकला। नहीं तो फिर क्या हो जाता? कंसेप्ट आता लेकिन उसका नोटिफिकेशन नहीं हो पाता। तो ये उसका मतलब। तो इसमें आपको लिखना क्या है ये बताइए। क्वेश्चन है, क्या लिखेंगे इसमें? क्या लिखेंगे? ये बड़ा कह लीजिए जितना आज हमने पढ़ाया पूरे का ये समराइज आएगा इसमें। बताओ क्या लिखोगे इसमें? पुनर्जागरण था क्या ये बताओगे। पुनर्जागरण में क्या क्या लोग करना चाह रहे थे? ठीक, पुनर्जागरण में लोग क्या क्या करना चाह रहे थे? व्यापार भी करना चाह रहे थे, व्यवस्था को भी सुधारना चाह रहे थे, राष्ट्रवाद को भी लाना चाह रहे थे, सामंतों के भी अगेंस्ट थे। ये सब क्या करना चाह रहे थे? लोग लाना चाह रहे थे, प्रयास हो रहा था। लेकिन धर्म में एग्जैक्ट सुधार, धर्म में क्या गड़बड़ी थी? इंडल्जेंस, इनफॉलेबल, ये सब क्या था? ईसाई धर्म में राजनीति, हस्तक्षेप, ये सब दोष मौजूद थे, जिसको किसने? जब मार्टिन लूथर आए तब उनके प्रयासों से, उनके आंदोलनों से वो दूर हुआ। ये सब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब आज लगभग आज कल मिला के जितना हम लोगों ने पढ़ा समझा उस सबका ये क्या है? निचोड़ है। ये बहुत गुड क्वालिटी ऑफ सिविल में जो क्वेश्चन होता है वो तुलनात्मक रूप में ज़्यादा टिपिकल भी हो जाता है कभी कभी, और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण और अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। वही पीसीएस का क्वेश्चन रहेगा तो मान के चलो सीधा रहेगा। सीधा क्या रहेगा? सीधा क्वेश्चन, 30 वर्षीय युद्ध अंततः यूरोप को आधुनिक राज्य पद्धति में ला दिया। सीधा क्वेश्चन। यूरोप में सामंतवाद के पतन के कारणों की व्याख्या की। सब ये क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। लेकिन ये वाला क्या है? आपको सोचना पड़ेगा क्वेश्चन किस धारा में जा रहा है, उस धारा को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। पूछिए किसी से। एड्रेस पूछिए। ठीक, तो ये 2-3 क्वेश्चन जो आपको दे रखे हैं उसको क्या करना है? आपको घर में प्रैक्टिस करना है, लिख के ले आना। 2 लाइन लिखो, 4 लाइन लिखो, 5 लाइन लिखो, उसको लिख के लाइए। ठीक, क्लास में बताइए टाइम कम रहता है लेकिन फिर भी जो है
2-4 लोग का चेक होगा, उसको हम ब्रीफ कर देंगे तो पता चलेगा ना। लिखोगे तभी तो पता चल पाएगा कि गलत लिखे कि सही लिखे। जब यहाँ से हम मान लो सबका चेक नहीं कर पाएंगे, लेकिन बता तो देंगे कि तुम्हारे आंसर में इस तरीके का मटेरियल, इस फ्लो में मटेरियल होना चाहिए। देख लो, हाँ ठीक है, उसको फिर लिखो, दोबारा लिखो, तब वो आंसर क्या होगा और अच्छा होगा। ठीक, हाँ कुछ पूछना है इसमें? कोई और किसी के मन में सवाल जवाब कुछ? घर जाके लिखिए, बड़ा कष्टदायक काम है ये। बहुत टाइम लगता है। अभी पढ़ना है, बात तो ये है ना, अभी ही उसको आपको पढ़ना है, बाद में फिर पढ़ना नहीं जाएगा, क्योंकि फिर प्री के बाद जो है मेंस आएगा तभी उसको आपको पढ़ना रहेगा। तो अलग कॉपी बनाइए, बताया